हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल सीरीज है जिसमें हम सभी सेट पेपरों को देख रहे हैं जो प्रीवियस 2001 से लेकर 2020 तक जितने भी सेट पेपर हो चुके हैं उन सभी को देखना है। ठीक है, ये हमारा 2009 का सेट पेपर है जिसमें हम उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे। जो आने वाली परीक्षा में आपके जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आपके इसमें से कवर हो जाएंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एमपीपीएससी प्री परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये नए संशोधन के साथ है, नए संस्करण के साथ है, याद रखोगे। जैसे पिछले पार्ट में जो एक्ट आते थे SC/ST एक्ट, अब इसमें हमने इन्वॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, उनके बदलाव के साथ इस सेट पेपर को आपको लेकर आए। पूरा फुल पेपर देखिए फ्रेंड्स, एंड तक देखिए, आपको बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे और एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ इसमें से मिलेगा। चलिए, और यदि आपने सारे सेट पेपर नहीं देखे हैं तो एमपीपीएससी की सीरीज में मिल जाएंगे। आप जाइए नालंदा एकेडमी के चैनल पर, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट पे एमपीपीएससी सेट पेपर सीरीज है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऊपर जो नाम है उसी प्रकार की। ठीक है, तो वहां पर सारे की सारे ईयर के 2001 से 2020 तक के सेट पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, हम डायरेक्ट ही आंसर बताएंगे आपको और जो एक्सप्लेन करने का होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सिंपल ही है, हर वर्ष याद रखोगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जो 5 जून को मनाया जाता है। कब याद रखोगे आप? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर? तो देहरादून में। याद रखोगे, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर? देहरादून में स्थित है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसका नाम आ जाता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट, और अगर मध्य प्रदेश में अगर क्वेश्चन इससे आ जाए कि मध्य प्रदेश में इसकी क्षेत्रीय शाखा कहां पर है, तो क्षेत्रीय शाखा इसकी आ जाएगी हमारी जबलपुर में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कई ज्यादा। ठीक है, क्षेत्रीय शाखा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय शाखा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र कितना होना चाहिए? देखिए, वैसे अगर देखा जाए कि पूरे संपूर्ण क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जंगली क्षेत्र यानी वनों का कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 33% होता है। ठीक है ना, सभी क्षेत्रों में, इसमें से हमारे मैदान, पर्वत, पठार वगैरह सभी आ जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर आ जाए मैदानों के लिए तो याद रखोगे कितना, 20 से 25% तक। ठीक है, 20 से 25% तक मैदानों के लिए पर्यावरण क्षेत्र बहुत जरूरी रहता है। इसके अलावा भी क्वेश्चन अगर पर्यावरण की जगह आपको आगे के लिए याद रखोगे पहाड़ी या पर्वतों के लिए अगर आ जाए तो 60% के आसपास आवश्यक रहता है। ठीक है ना, किसके लिए? 60% रहता है पहाड़ों के लिए। ठीक है, पहाड़ों या पर्वतों के लिए। ठीक है, 60%। इसके अलावा अगर पठारी क्षेत्र आपके लिए आ जाता है, ठीक है ना, पठारी क्षेत्रों पे वन की कितनी आवश्यकता होती है, तो वहां पर 40%। ठीक है, 40%। और मैदानों के लिए अगर आ जाए तो मैदानों के लिए होता है 20 से 25%। तो डी वाला आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो आंसर देखिए, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। देखिए, दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है ना, वो मुख्य रूप से हम देखते हैं पारसेक को। किसको? ये पारसेक भी क्या है? दूरी की बड़ी इकाई है। लेकिन पारसेक से भी अगर बड़ी दूरी अगर पूछ ली जाए, इकाई पारसेक से भी बड़ी अगर पूछ ली जाए आपसे, तो होती है कौन सी? प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्या होती है? प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, याद रखना। चलिए, प्रकाश वर्ष से बड़ी होती है, मतलब पारसेक बड़ी होती है प्रकाश वर्ष से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक पारसेक जो होता है, ध्यान रखोगे जरा, एक पारसेक जो होता है वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए, ये सब दूरी प्रकाश वर्ष और पारसेक ये सब दूरी की इकाइयां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से दूर गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। वह कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो याद रखो, प्रिंसिपल अक्ष होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल अक्ष होता है। देखिए, मैं आपको है ना एक ड्रॉ करके बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम, इस तरीके से ड्रॉ।
ठीक है। ये देखिए ये अक्ष हो गया हमारा C, ये अक्ष हो गया हमारा F फोकल बिंदु, ठीक है ना। ये हो गया वक्रता बिंदु, ये हो गया फोकल बिंदु, फोकस बिंदु, इसके अलावा पोल, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पोल P, ठीक है। ध्रुव, तीनों से एक ही अक्ष में जाने वाली रेखा। देखिए किसी भी गोलीय दर्पण का प्रिंसिपल अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है जो क्रमशः वक्रता, फोकस बिंदु और ध्रुव से होकर गुजरती है, ठीक है। इस प्रकार का चार्ट बनता है तो ये प्रिंसिपल अक्ष होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल अक्ष, ठीक है ना। क्लियर है? बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकल अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? ठीक है, तो याद रखोगे अनगिनत बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी? अनगिनत बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको एक बार स्टडी करिए, पॉज कर वीडियो को देखिए, ठीक है ना। पॉज कर वीडियो को देखिए, फिर इसको एक बार अच्छे से एनालिसिस करिए, जब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर तो याद रखोगे, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, कॉनकेव लेंस की भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति, ठीक है। पानी के अंदर का हवा का बुलबुला के अंतर्गत किरण की जो दिशा होती है वो अपरिवर्तित प्रकृति की होती है। किस प्रकार की? अपरिवर्तित प्रकृति की होती है, जो अभिलंब से दूर हटी या प्रतीत होती है, दूर हटी हुई प्रतीत होती है। अतः यह प्रकृति अवतल लेंस की भांति समान होती है, ठीक है ना। इस कारण से अवतल लेंस के कारण यह कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफेद पर्दे पर छाया बनती है। सफेद पर्दे पर छाया बनती है, वास्तविक और बड़ी बनती है। कैसी? वास्तविक और बड़ी बनती है। देखिए सर्वप्रथम तो वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम पर्दे पर डाल सकते हैं। सफेद पर्दे पर उप छाया की प्रतिशतता ज्यादा होती है, अतः कुल छाया का आकार बढ़ जाता है, ठीक है ना। याद रखोगे, कुल छाया का आकार अगर किसी पर्दे पर डालते हैं हम तो वास्तविक छाया की अपेक्षा वो क्या होती है? वास्तविक तो बन जाती है लेकिन उससे थोड़ी बड़ी बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह पास्कल किससे संबंधित है? तो याद रखोगे दबाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? पास्कल दबाव से संबंधित है। देखिए जूल मात्रक ऊर्जा का है, उसी तरह पास्कल जो मात्रक है ना हमारा, वो किसका है? दबाव का है, ठीक है, प्रेशर का है, ठीक है। पास्कल प्रेशर का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली करंट देता है, यानी ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। धारा बराबर, ये एक फॉर्मूला से आपको याद रहेगा, धारा इज इक्वल टू आवेश अपॉन समय, ठीक है। इससे आप आसानी से लगा लोगे। करंट इज इक्वल टू चार्ज, ये समय, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, जरा देखो, ये इस प्रकार से होना चाहिए आंसर, ठीक है। इनटू नहीं आएगा यहाँ पर, चार्ज भागित आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चार्ज भागित आएगा तो हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, चार्ज अपॉन समय, ठीक है ना। ये इसका सूत्र याद रखोगे आप धारा का, करंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय जो इकाई होती है वो किन के बीच की औसत इकाई होती है? तो याद रखोगे पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का मात्रक होता है। देखिए एक जो एस्ट्रोनॉमिकल इकाई होती है ना, वह मात्रक होती है जिसमें पृथ्वी केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को लिया जाता है, ठीक है। ये पृथ्वी हो गई हमारी, इसके केंद्र से लेकर सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को लिया जाता है, जो कहलाता है एक वन एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक, ठीक है ना। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? घनत्व की। कौन सी होती है? देखिए ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका किसी भी इकाई की व्यवस्था में मात्रक समान होता है। घनत्व का सभी में क्या होता है? समान मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? आंसर हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। जरा ध्यान से सुनिए, एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित हार्मोन है जो मादा के भालक्षण एवं द्वितीय लैंगिक अंगों के विकास में सहायक होता है, ठीक है, याद रखोगे।
साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय से स्रावित हार्मोन है। किससे? अंडाशय से स्रावित हार्मोन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो अंडाणु उत्पादन में वृद्धि तथा गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन के लिए सहायक होता है, ठीक है ना, गर्भाशय में परिवर्तन के लिए सहायक होता है, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर रचना में किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? ठीक है, शरीर रचना में किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? आंसर हो जाएगा हमारा क्रस्टेशियंस, आंसर हो जाएगा बी वाला क्रस्टेशियंस। देखिए लॉबस्टर का अर्थात क्या होता है, ठीक है, लॉबस्टर का मतलब होता है समुद्री झींगा मछली, ठीक है ना, समुद्री, लॉबस्टर क्या होता है याद रखोगे हिंदी में, समुद्री झींगा मछली, ठीक है ना, मछली होती है जो किस कुल की होती है? क्रस्टेशियंस कुल की होती है, ठीक है ना, आंसर रखोगे, जिसका वर्गीकरण किसमें किया जाता है? क्रस्टेशियंस में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, कौन सी धातु हो जाती है? जिंक हो जाती है। कौन सी धातु? जिंक हो जाती है। जिंक एक ऐसी धातु है जो अम्ल एवं एल्कली के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। जिंक एक ऐसी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लौहों के साथ साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से क्रोमियम मिलाया जाता है। वस्तु विशेष में याद रखोगे क्रोमियम की मात्रा को बदल दिया जाता है, ठीक है ना, मुख्य रूप से क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोह के साथ। किसके साथ? आयरन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा नोबल गैस वातावरण में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा गैस? रेडॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखोगे रेडॉन एकमात्र ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। बाकी की नोबल जितनी भी गैसेस हैं, रही ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, सभी गैस कैसी पाई जाती हैं, ठीक है, सभी मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन रेडॉन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का घोल है। अमोनियम क्लोराइड का घोल है, क्या है? न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? जरा ध्यान से सुनिए। अमोनियम क्लोराइड याद रखोगे क्लोराइड ग्रुप का एक क्षीण लवक है। कैसा है? एक क्षीण लवक है, ठीक है, लवण है, सॉरी लवण है, ठीक है ना, याद रखोगे। अतः इसका जो जलीय घोल होता है ना, जलीय घोल होता है ना, वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कारण किसी भी अम्ल का जलीय विलयन अम्लीय होता है तथा क्षार का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इस कारण से अमोनियम जो क्लोराइड है ना, वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा? न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? याद रखोगे सिलिकॉन। शीतलीकरण में सिलिकॉन के ऑक्साइड को व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है ना, शीतलीकरण में सिलिकॉन के ऑक्साइड को व्यवहार में लाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? देखिए कुओं का ज्ञान था। यहाँ पे क्वेश्चन जरा ध्यान देखेंगे, कुओं का ज्ञान था। कुएं हमको कहां से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। इसको याद रखना, क्वेश्चन बनता है कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है ना। खम्भों का निर्माण हमको मिलता है, ठीक है ना, कालीबंगा से खम्भे भी मिले हैं हमको, ठीक है ना, खम्भे भी मिले हैं, ठीक है, साथ साथ में खम्भे मिले हमको कालीबंगा से। नालियों का निर्माण हमको देखने को मिलता है। नालियां हमको कहां से मिली है? बनवाली से मिली है। कहां से? बनवाली स्थान से मिली है। लेकिन मेहराब का निर्माण हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मेहराब क्या होता है? जो दरवाजे होते हैं ना, हमारे दरवाजों पे जो सौंदर्यीकरण किया जाता है ऊपर की तरफ, वो मेहराब बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो मेहराब हमको देखने को नहीं मिलते हैं। डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जो हड़प्पा कालीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ की खोज कहां हुई थी? याद रखोगे हड़प्पा काल में तांबे की रथ की खोज कहां पर हुई थी? आंसर हो जाएगा दैमाबाद में। देखिए ये दैमाबाद जो लिखा है ना, इसको हम दैमाबाद भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको हम दैमाबाद भी पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो तांबे का रथ कहां पे मिला है हमको? महाराष्ट्र में मिला है, ठीक है। और साथ साथ में याद रखोगे चांदी का मुकुट, क्वेश्चन आ जाए तो चांदी का मुकुट कहां पर मिला है? कुणाल में मिला है, ठीक है, कहां पर?
कुणाल में मिला है चांदी का मुकुट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे नियुक्त किया गया है। देखिए ये थंबनेल का क्वेश्चन भी है जो हमने पूछा है, ठीक है ना, वीडियो में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे नियुक्त किया गया था। तो याद रखने हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जो आर्य सुधर्मा था, कौन था, आर्य सुधर्म या आर्य सुधर्मा को क्या बनाया गया, मुख्य उपदेशक बनाया गया। ठीक है ना, जैन संघ का मुख्य उपदेशक बनाया गया जैन संघ का। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद। आप सभी जानते हैं कि सुधर्मा ये एक ऐसा था, ऐसा गंधर्व था, ठीक है ना, याद रखोगे, जो जैन संघ का मुखिया बना था। जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक इसी को कहा जाता है। पहली जैन संगति में जैन धर्म, याद रखोगे, कितने, 2 भागों में बट गया था। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भद्रबाहु और स्थूलभद्र से। पहली जैन संगति में जैन संघ जो था वो 2 भागों में बट गया था। एक भाग हमारा कौन सा हो गया था, श्वेतांबर, और दूसरा हो गया था दिगंबर। दिगंबर के जो प्रणेता माने गए हैं वो कौन माने गए हैं, दिगंबर के भद्रबाहु। ठीक है ना, दिगंबर के भद्रबाहु। और श्वेतांबर के कौन माने गए, स्थूलभद्र माने गए। ठीक है ना, श्वेतांबर के कौन माने गए, स्थूलभद्र। तो ये तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा जैन संघ का मुखिया कौन बना महावीर की मृत्यु के बाद, आर्य सुधर्मा। ठीक है, अगर उपदेशक आ जाए तो उपदेशक भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजगिरई का राजकीय चिकित्सक जीवक को, जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, किसके रूप में, गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, उस गणिका का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कौन सा, रमणीय। कौन सा, रमणीय। गणिका का नाम था, राजगिरई का राजकीय चिकित्सक जीवक रमणीय नामक गणिका का पुत्र था। किसका, रमणीय नामक गणिका का पुत्र। अभी अब जो भी सभी अभी जानते हैं कि जीवक कौन था, तो जीवक कौन था, बिंदुसार का राजकीय चिकित्सक था। किसका, बिंदुसार का राजकीय चिकित्सक, मौर्य सम्राट बिंदुसार का राजकीय चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे पुष्यमित्र शुंग को। कौन, किसको, वर्ण व्यवस्था का रक्षक। देखिए आप सभी जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो था कट्टर ब्राह्मणवादी था। जब मौर्य सम्राट अशोक ने क्या करा था, अशोक ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बौद्ध धर्म को दी थी। बौद्ध धर्म का उसके समय प्रचार प्रसार हो चुका था, कई उसने स्तूप बनवा दिए थे। उसके फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा, शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ऐसा हिंदू धर्म का दोबारा उसने क्या किया, उदय किया, जिसमें से वर्ण व्यवस्था दोबारा से कैसी हो गई, लागू हो गई। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था हमको हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि लगान के एकीकरण के लिए दिए जाने वाले ठेके का नाम क्या था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे इजरा कहा जाता था इसको। क्या था, भूमि लगान के लिए जो ठेका दिया जाता था, याद रखोगे एकीकृत ठेका दिया जाता था, वो इजरा कहलाता था। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जप्ती वगैरह क्या थे तो जरा सुन लो। देखिए शेरशाह सूरी के काल में लगान को 3 प्रकार से माना जाता था। ठीक है, एक तो गल्ला बख्शी या बटाई प्रक्रिया होती थी। ठीक है, भूमि के लिए जो लगान लिया जाता था, गल्ला बख्शी या बटाई प्रक्रिया। दूसरी होती थी नस्क या कनकुत, ये जो लिखा है। ठीक है ना, दूसरी होती थी नस्क या कनकुत। ठीक है, तीसरी होती थी जप्ती। ये सब लगान की प्रक्रिया है। जो कनकुट जो लिखा है ना, इसको हम कनकुतबी कहते हैं, कनकुतबी कहते हैं। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पर देख सकते हो। इंग्लिश में आप इसको कनकुट भी पढ़ सकते हैं और कनकूत भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, याद रखो भूमि लगान के लिए एकीकरण के लिए दिए जाने वाले जो ठेका था वो हमारा इजरा कहलाता था। ठीक है, याद रखो। और जो सारी तीनों प्रक्रिया जो थी, जप्ती, कनकुट और बटाई, ये कैसी थी, 3 प्रकार की लगान क्रिया थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने मुस्तखराज किसने स्थापित किया था। दीवाने मुस्तखराज किसने स्थापित किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है ना, देखिए दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह किससे संबंधित थी, दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित थी, तो याद रखोगे राजस्व एकत्रित करने वाला विभाग था ये। ठीक है ना, राजस्व एकत्रित करने वाला विभाग था ये। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किसने किया था। तो याद रखोगे आंसर हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला ने किया था। ठीक है ना,
देखिए वीर सिंह बुंदेला ने इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किया था, यह जहांगीर के कहने पे किया था, अगर क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है ना। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर किया था, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बने तो हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखोगे अकबर द्वितीय। कौन थे? अकबर द्वितीय। टाइम पीरियड भी याद रखोगे 1850 में दूत बनाकर भेजा था। कहां पर? किसके साम्राज्य में? ठीक है, याद रखोगे ब्रिटेन में भेजा हुआ था, ठीक है ना। ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में, विलियम चतुर्थ के दरबार में, विलियम फोर्थ के दरबार में राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था, ठीक है ना, मिलने के लिए उनसे दूत बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना कब की थी? याद रखोगे 1864 में की थी, ठीक है ना। इसको साइंटिफिक, याद रखोगे क्या बोला जाता है इसको? साइंटिफिक सोसाइटी भी इसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसका नाम आता है। पूछने को बार बार कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो सर सैयद अहमद खान ने की थी 1864 में। इसके साथ साथ सर सैयद अहमद खान का आप याद रखोगे, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की थी। किसकी? अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, ठीक है। ये उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था? किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। किसके? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। देखिए लॉर्ड रिपन के समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे में सुनवाई के लिए एक एल्बर्ट विधेयक, कौन सा विधेयक? एक एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोप वासियों ने क्या किया कि इसके प्रबल विरोध के कारण इसे वापस ले लिया और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह का नाम दे दिया गया, ठीक है ना। जो अंग्रेजों ने इसको विद्रोह किया था, ठीक है ना, याद रखोगे, जो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय असंतोष का पिता के रूप में, याद रखोगे, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? यानी कि भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा है? तो याद रखोगे वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है? भारतीय असंतोष का पिता कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? कौन सा? INA का कमांडर सुभाष चंद्र बोस के पूर्व कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे कैप्टन मोहन सिंह था। कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। देखिए 1941 को मोहन सिंह ने मलाया में आजाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है। 1947 को रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी, ठीक है ना। यानी 1947 के पहले, ठीक है ना, कैप्टन कौन था? कैप्टन मोहन सिंह था, ठीक है। आजाद हिंद फौज जिसे हम बोलते हैं INS, ठीक है। चलिए INA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले, ठीक है ना। तो याद रखोगे सबसे पहले जो थे वो हैदराबाद के निजाम थे। इनका टाइम पीरियड आप याद रखोगे कि हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने जो सहायक संधि स्वीकार की थी वो की थी 1798 में स्वीकार की थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद याद रखोगे, इसके बाद 1803 में, ठीक है, बड़ौदा की रियासत ने की थी। किसने? 1803 में बड़ौदा की रियासत ने की थी, और 1804 में की थी ग्वालियर रियासत ने, ठीक है ना। किसकी? सहायक संधि स्वीकार की थी मुख्य रूप से, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्न के कारण? अक्षांशीय स्थिति के कारण नहीं, देशांतरीय स्थिति के कारण नहीं, क्षेत्रीय आकार के कारण उष्णकटिबंधीय
देश कहलाता है। क्यों कहलाता है आप सभी जानते हैं। जलवायु प्रदेशों का निर्धारण हम किससे करते हैं, अक्षांश स्थिति से करते हैं, जलवायु प्रदेशों का, ठीक है ना, ठीक है। जबकि देशांतर से हम क्या करते हैं, देशांतरीय विस्तार से हम क्या करते हैं आप सभी जानते हैं, सभी देशों के समय कटिबंध बांटते हैं, यानी कि हम क्या बांटते हैं, टाइम जोन बांटते हैं। लेकिन एक उष्ण कटिबंधीय जो देश कहलाएगा वो क्षेत्रीय आकार के आधार पर कहलाएगा, कि पृथ्वी की हम जो इसकी जो स्थिति है उस आधार पर हम इसको बांट देते हैं। जो भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है ना, ये कर्क रेखा हो गई हमारी, ठीक है, ये आर्कटिक वृत्त हो गया 66.5 पर, ये 23 पर, तो इस और ये ध्रुव हो गया। तो इसको हमने किस आधार पर बांटा है, ये क्षेत्रीय आधार पर इनको हमने बांटा है, ठीक है, याद रखोगे, ना कि अक्षांशीय स्थिति, ना कि देशांतरीय स्थिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या है, पर्वत है, पठार के कगार है, पठार है या पहाड़ियां हैं। तो याद रखोगे जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, पठारों के कगार हैं। क्या है, पठारों के कगार हैं। एक तरीके से ये अवसाद भी इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अवसाद भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। कगार को आप अवसाद भी याद रखोगे, अवसाद इसे बोला जाता है। क्यों, क्योंकि पश्चिमी घाट याद रखोगे ताप्ती के मुहाने से, ठीक है ना, कहां से, ताप्ती के मुहाने से कहां तक, कन्याकुमारी तक स्थित है। कहां तक, कन्याकुमारी तक स्थित है, ठीक है ना, याद रखोगे। ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश है, ठीक है ना। जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा उसका ही क्या है, भ्रंश है, ठीक है ना, याद रखोगे। चलिए, जो अवसादों के कारण इकट्ठा हुआ है पश्चिमी घाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलबुल परियोजना निम्न में से निम्न नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना निम्न नदी पर स्थित है, तो कौन सी नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है, साथ साथ में पूछा जाता है किस राज्य में है, तो याद रखोगे जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है तुलबुल परियोजना। इसको बुलर बैराज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बुलर बैराज परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बुलर झील वहां पर स्थित है, इस कारण से इसका नाम बुलर बैराज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी कहां पर, देखिए वहीं पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है ना। 200 सेंटीमीटर वर्षा देखने को हमको मिलती है। तो लैटेराइट मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्र में, ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही ही हो जाएगा, मालाबार तटीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आया है, तो हम देखिए ना तो बुंदेलखंड में लैटेराइट पाई जाती है ना बघेलखंड में। अगर यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन दक्षिण पूर्वी, कौन सा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश अगर होता तो हमारा आंसर बिल्कुल ही सही हो जाता, क्योंकि बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी जिलों में हमको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मालाबार तटीय क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मालाबार तट स्थित है, ठीक है। चलिए, यहाँ लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये मालाबार तट कहाँ पर है आप सभी जानते हैं, याद रखोगे केरल राज्य में। कहाँ पर, केरल राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो देखिए केरल से एक और क्वेश्चन आ गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केरल राज्य में ही है, ठीक है। सबरीमाला जो मंदिर है कहां पर, केरल राज्य में। एक विवादित मंदिर है जहां में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता, ठीक है ना, याद रखोगे। लेकिन कोर्ट ने वैसी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, सह्याद्री क्षेत्र के नाम से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो याद रखोगे पश्चिमी घाट, कौन सा, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री क्षेत्र कहा जाता है। देखिए पश्चिमी घाट के जो उत्तरी भाग को जो क्षेत्र है ना, उत्तरी भाग पश्चिमी घाट का, उसको सह्याद्री क्षेत्र कहा जाता है, जो मोस्टली कहां पर, महाराष्ट्र में हमारा पड़ता है, ठीक है ना, ताप्ती नदी के नीचे, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बढ़िया कोककारी कोयला, कौन सा, कोककारी कोयला प्राप्त होता है सबसे बढ़िया, तो कहां से होता है, झारिया से होता है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छा जो कोयला है झारिया से होता है, झारिया स्थान से, झारिया खदान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भारत का सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है यहाँ पर, ठीक है ना, सर्वोत्तम किस्म का कोयला मिलते हैं। लेकिन भारत में एक क्वेश्चन अगर आएगा आपसे
कि अधिकांश कौन सा कोयला पाया जाता है या मतलब मिलता है सबसे ज्यादा, तो याद रखोगे बिटुमस कोयला। कौन सा? बिटुमस कोयला। बिटुमस कोयला जो सामान्य कोयला रहता है, सर्वोत्तम किस्म का नहीं रहता, वो भारत में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पहाड़ियां है। ठीक है, याद रखोगे अरावली पहाड़ियां जो श्रृंखला है ना, सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। यह याद रखोगे कौन सी युग की? प्री कैम्ब्रियन युग की मानी जाती है। ठीक है ना, कैम्ब्रियन युग की मानी जाती है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग की श्रृंखला मानी जाती है। इसी श्रृंखला को याद रखोगे अपशिष्ट पर्वतमाला या अत्यधिक प्राचीन पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। अपशिष्ट पर्वतमाला या अत्यधिक प्राचीन पर्वतमाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है? राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता कम दर है। देखिए ये जो हमारा 2009 का सेट पेपर है, याद रखोगे। अब इसमें 2001 की साक्षरता आएगी, तो यहाँ हमको अब याद नहीं करना है, अब आपको याद रखना है 2021 की नई साक्षरता। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे कम जो साक्षरता है इनमें से, तो याद रखोगे आंध्र प्रदेश की है। लेकिन आपको नई याद रखना है, उस समय क्या था, आंध्र प्रदेश की 60% साक्षरता थी और बाकी की सभी राज्यों की 60 से अधिक है। ठीक है, लेकिन हम नई याद करेंगे 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमरनाथ लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? अमरनाथ लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? देखिए इसकी एग्जिट जो ऊंचाई है वो 388 मीटर ऊंचाई है। अब इसके नजदीक जो आपका चैप्टर बनेगा वो बन जाएगा ए वाला। ठीक है ना, जो ए वाला ऑप्शन बन जाएगा हमारा, जो इसके नजदीक बनेगा। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी? 3888 मीटर है, यानी 4054 के आसपास है। अगर लगभग पूछ लिया है तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 4054। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सेंटोस कहां पर है? ब्राजील में स्थित है। कहां पर है? ब्राजील में स्थित है। देखिए इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉफी पोर्ट से या कॉफी उत्पादन से संबंधित। देखिए ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बागान स्थित हैं। ठीक है ना, ब्राजील में जो कहवा होता है ना, कॉफी का कहवा जो होता है ना, इसके बड़े बड़े बागान स्थित हैं, जिसे हम कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है फजेंडा। क्या कहते हैं इसको? हम फजेंडा कहते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है ना, या विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, पोर्ट अगर पूछा जाए तो सेंटोस है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी पोर्ट निर्यात करता है जहां से सेंटोस है, ना कि आयात करता है। निर्यात याद रखोगे। ठीक है ना, निर्यात करता है, ना कि आयात। याद एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्राजील का विश्व में कहवा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ठीक है ना, प्रथम स्थान है। यहां से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो याद रखोगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर ही है। थोड़ा अगर आपने मैप को स्टडी किया हो तो आप देखेंगे, मैप को जब आपने स्टडी किया हो तो देखेंगे यहाँ पर जो देश स्थित है, ये तो हमारा हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया। यहाँ पर जो स्थित है कनाडा और यूएसए के शहर हैं, बड़े बड़े औद्योगिक नगर हैं। और इधर यानी कि इसको इस तरीके से उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम में यूएसए और कनाडा के देश हैं। ठीक है, जहां का इनका व्यापार उत्तरी अटलांटिक महासागर के किसके? उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप के बसे प्रमुख देशों के साथ क्या होता है? व्यापार होता है। ठीक है ना, इस कारण से जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग बन जाता है वो हमारा बन जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है ना, यूएसए कनाडा के देश याद रखोगे और यूरोप के सारे देश याद रखोगे। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम व्यापार के जो प्रमुख केंद्र बिंदु हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य की सबसे धीरे परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है? तो देखिए सबसे पूछा है सबसे धीरे परिक्रमा कौन सा करता है। देखिए सबसे पहले तो देखिए कि जो हमारा मार्स करता है वो लगभग 650 दिन में, पृथ्वी 365 दिनों में करती है। ठीक है ना, बृहस्पति 12 वर्षों में करता है ऑप्शन के हिसाब से,
प्लूटो, पहली बात तो पूछो, अगर ग्रह पूछा है तो प्लूटो को क्या है, इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला, कि इनमें से कोई सा नहीं, क्योंकि सबसे धीरे जो परिक्रमा करने वाला ग्रह है वो याद रखोगे कौन सा, वरुण ग्रह है। कौन सा है, वरुण ग्रह है, याद रखोगे वरुण ग्रह जो सबसे दूर है। और जो सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो लगभग 165 वर्षों में करता है। कितनी, 165 वर्षों में करता है। यानी कि आप लगभग अंदाजा लगा लो 165 वर्ष कितने होते हैं। पृथ्वी 1 साल में कर रही है और वरुण ग्रह 165 वर्षों में सूर्य की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, वही वर्षा होने वाला क्षेत्र क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। क्वेश्चन है, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आइसोहाइट। देखिए मैं सारी की सारी रेखा बता देता हूं तो आपको यहीं पर सारे याद हो जाएंगे। आइसोहाइट समान वर्षा, ठीक है ना, किसके लिए, समान वर्षा के लिए। आइसोबार जो होता है समान दबाव के लिए, ठीक है, किसके लिए, समान दबाव के लिए, प्रेशर के लिए। आइसोथर्म होता है समताप के लिए, किसके लिए, समताप के लिए। आइसोहेलाइन जो होता है समान लवणता के लिए, किसके लिए, समान लवणता के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी हमको यहाँ पे पूछा है वर्षा के लिए, तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आइसोहाइट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, तो आसान, ये कई बार पूछे भी जाते हैं। और 2009 का तो अभी तक देखा जाए काफी स्टैंडर्ड सेट पेपर माना गया है। ठीक है ना, 2009 का एमपीपीएससी के हिसाब से स्टैंडर्ड पेपर माना गया है, काफी अच्छा कलेक्शन था इसमें प्रश्नों का। ठीक है, इससे आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी को 1 घंटे की समय अंतराल के बराबर होती है। जो देशांतरीय दूरी होती है ना, वो 1 घंटे में कितने समय अंतराल, यानी कि डिग्री में आंसर पूछा है, तो याद रखिए जरा, इसका एक फॉर्मूला याद रखिए। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने 24 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और पूरी पृथ्वी की अगर गोलाई की बात करें तो कितनी है, 360 डिग्री। ठीक है ना, बस आंसर आपका यहां से आ जाएगा। 1 घंटा पूछा है 24 घंटे में, तो 360 में आप 24 का क्या कर दो, भाग कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री तक क्या कर जाती है, गति कर जाती है। ठीक है ना, 1 घंटे में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। ठीक है, देखिए पछुआ हवाएं वे हवाएं जो बहती हैं, देखिए जरा, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य होती है। जरा ध्यान से सुनिए कि पछुआ पवनें क्यों होती हैं। देखिए ये जो पवनें होती हैं ना, उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, जिनको हम पछुआ हवाएं भी कहते हैं। इन पवनों का विस्तार मोस्टली 40 से 60 के मध्य होता है, लेकिन ऑप्शन में 30 दिया है तो हम 30 ही लगाएंगे। ठीक है, तो 30 डिग्री से 40 तक। ठीक है ना, याद रखोगे। इनको इंग्लिश में वेस्टर्लीज भी बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, पछुआ पवनों को। ठीक है, वेस्ट यानी कि वेस्ट, पश्चिम से हवाएं चलती हैं। ठीक है ना, यहां से आप अंदाजा लगा लोगे पछुआ पश्चिम से। ठीक है ना, तो इनको पछुआ पवनें भी कहते हैं। इनका विस्तार 40 से 60 डिग्री के मध्य होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये जो पवनें होती हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। दोनों में इनकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। तो डी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। आप मोस्टली इसको 40 से कितना 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बेंगुला धारा क्या है। याद रखोगे, करंट पूछी है, जल धारा पूछी है। ऐसा ये करंट से संबंधित नहीं है, विद्युत करंट से संबंधित नहीं है, ये धारा से संबंधित है। मतलब करंट बोलेंगे हम जलीय धारा से। ठीक है, एक तरीके से जलीय धारा डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा परीक्षा में, केवल ऐसे ही आएगा धारा क्या है, बेंगुला धारा क्या है। तो सुनिए जरा कि बेंगुला धारा ज्यादातर जो धाराएं हैं वो हमारी गर्म धाराएं और ठंडी जल धाराएं हैं, जो बड़े बड़े महासागरों में देखने को मिलती हैं हमको। ठीक है ना, और जो स्थानीय नाम पर ज्यादातर होती हैं। ठीक है ना, पहले तो आपको स्थान याद होना चाहिए वर्ल्ड मैप के सारे, जब ही आप जो धाराओं को याद कर पाओगे। तो बेंगुला धारा पूछिए, और बेंगुला जो धारा है वो एक ठंडी महासागरीय धारा है। कैसी, ठंडी महासागरीय धारा है। और याद रखोगे ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहने वाली धारा है। ठीक है ना,
पश्चिमी तट पर बहने वाली धारा है जो नीचे से ऊपर की ओर चलती है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर चलती है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में, तो ठंडी महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आवंतित प्रकार का मौसम पाया जाता है। आवंतित प्रकार, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि आवंतित शब्द क्या होता है, तो इंग्लिश का वर्ड तुरंत ही देखिए अगर आपको आता है तो मेडिटेरियन, ठीक है, याद रखना मेडिटेरियन कहलाता है हमारा कौन सा, भूमध्य सागरीय, कौन सा, तो शब्द हो जाएगा आवंतित इज इक्वल टू भूमध्य सागरीय प्रकार का मौसम पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है, देशों में पूछा है, कौन से देश में, तो कैलिफोर्निया देश में। जितने भी भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र रहेंगे ना हमारे, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे, भूमध्य सागरीय धारा या आवंतित प्रकार की धारा यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना, मौसम पाया जाता है। तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया इस लाइन में आता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन नहीं आएगा, ठीक है ना, फ्लोरिडा नहीं आएगा, हंगरी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के मौसम में पाए जाते हैं, साइबेरियन मौसम में, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइबेरियन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए साइबेरिया देश में, कौन से में, साइबेरिया देश में नुकीले पत्ती वाले या कहेंगे हम शंकुधारी वन पाए जाते हैं, कौन से, शंकुधारी वन पाए जाते हैं साइबेरिया में, ठीक है। इन वनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, याद रखो लुगदी उद्योग के लिए किया जाता है, किसके लिए, लुगदी उद्योग, जो रजिस्टर वगैरह आप देखते हैं ना, किसके बनते हैं, इन्हीं वनों के बनते हैं या इसी वन के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जो कागज बनाया जाता है, ठीक है ना, मोस्टली शंकुधारी वनों से ही बनाया जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इन देशों में, तो साइबेरियन प्रकार के वन शंकुधारी वन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखोगे ऑस्ट्रेलिया, आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है ना, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है वुल को, ठीक है ना, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर करता है, ठीक है, याद रखोगे ऊन, और वो देश है ऑस्ट्रेलिया। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो पूरे विश्व का 1/3 जो होता है, पूरे विश्व का 1/3 ऊन उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एक भेड़ें पाई जाती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक भेड़ का नाम तो कई बार पूछ लिया जाता है, मेरिनो, क्या नाम, याद रखोगे कि मेरिनो किस्म की भेड़ कहाँ पाई जाती है, जो संसार में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया पाई जाती है, और उससे जो ऊन प्राप्त होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊन प्राप्त होता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में इतना ऊन होता है कि पूरी पृथ्वी को लगभग कई गुना बार तो ढक देगा, कई हजारों बार ढक देगा, ठीक है ना, इतना ऊन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज अंदर संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम, बीज अंदर संबंधित है किससे, बॉक्सिंग से। अब हमारे खेल से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, बॉक्सिंग से संबंधित है बीज अंदर, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खेल में सुमनवाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, किस खेल में किया था, महिला हॉकी में किया था, सुमनवाला महिला हॉकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था, अभिनव बिंद्रा ने किया था, ठीक है ना। देखिए अभिनव बिंद्रा ने जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि बीजिंग ओलंपिक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली बार, याद रखोगे, इतिहास रचने वाले कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। और जो अभिनव बिंद्रा है वो किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो निशानेबाजी से, किससे, निशानेबाजी से, ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर है, भारत का पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है, तो याद रखोगे नई दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। इसमें बैठने की जो सबसे ज्यादा जो क्षमता है वो इंडोर स्टेडियम है, जो लगभग 25,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। देखिए आउटडोर अलग होते हैं, जैसे जिनमें फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, वो आउटडोर स्टेडियम कहलाते हैं। इंडोर स्टेडियम जैसे जिसमें कहीं चेस खेला जाता है या छोटे छोटे खेलों को खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इंडियन ग्रीन संबंधित है, इंडियन ग्रीन किससे संबंधित है, याद रखोगे चैलेंजर ट्रॉफी से संबंधित है, किससे, इंडियन ग्रीन टीम, याद रखोगे
एनकेपी सॉल्वे चैलेंजर ट्रॉफी से संबंधित है, जो क्रिकेट प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी तक कितने चैंपियन पैदा किए हैं जो विश्व शतरंज पदक देश में लाए हैं? कितने किए हैं? तो याद रखोगे, देखिए जो 2010 तक का आंकड़ा है, 2010 तक का आंकड़ा है जी, ठीक है ना, याद रखोगे। तो अभी तक टोटल भारत में कितने? 21। द वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2010 तक टोटल आए थे 21 ऐसे ग्रैंड मास्टर हैं, जिनको हम ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, चैंपियन बोलते हैं। 21 ऐसे मास्टर हैं जो विश्व स्तरीय पर पदक जीतकर लाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एलेक्स फर्गूसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से संबंधित हैं सर एलेक्स फर्गूसन। कई बार क्वेश्चन पूछा था। देखिए सभी खेल के खिलाड़ी आपको याद होना चाहिए, मोस्टली वे खिलाड़ी जिन्होंने कुछ अलग या विशेष किया है अपने अपने खेलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस 2009 के पेपर में मोस्टली देखा जाए तो सभी खिलाड़ी जो खेल से संबंधित रहे उन्हीं को पूछा है। मोहन भूटिया किस खेल से संबंधित है? याद रखोगे फुटबॉल से संबंधित है। मोहन भूटिया फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परवेज महारोक एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, परवेज महारोक एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो याद रखोगे किस देश के हैं? तो आंसर आ जाएगा श्रीलंका देश के। कहाँ के हैं? परवेज महारोक एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कहाँ के हैं? श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है कहां पर? हैदराबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइना नेहवाल संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो वे कौन से पौधे हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? देखिए चना और दलहन फसलें जो होती है ना, इनमें नाइट्रोजन स्थायीकरण की या नाइट्रोजन फिक्सिंग की कैपेसिटी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थितीकरण की जो क्षमता याद रखोगे, लेगुमिनेसी कुल के फसलें जो होती है ना, कौन सी? क्वेश्चन अगर आ जाए आपको लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी ये चना हो गया, जो दालें हो गई है ना, जितनी भी ये लेगुमिनेसी के अंतर्गत आती हैं। लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत पाई जाती हैं जो फसलें जिनमें स्थायीकरण की क्षमता क्या होती है? ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है ना, इसलिए याद रखोगे हम चना और दलहनों को फसलों को नाइट्रोजन स्थितीकरण की क्षमता हमको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाकहार्ड किस उत्पादन से संबंधित है? वाकहार्ड किस उत्पादन से संबंधित है? तो याद रखोगे वाकहार्ड जो है ना, एक तरीके से किससे? दवाइयों से। ठीक है, किससे? वाकहार्ड दवाइयों के उत्पादन से संबंधित है। तो ड्रग्स, यहाँ पे क्वेश्चन अगर दवाइयों की जगह अगर ड्रग्स भी आ जाता ना, तो याद रखोगे ड्रग्स से संबंधित है। ठीक है एक द अर्थशास्त्री है। कौन है? एक अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉल क्रुगमैन अमेरिकन अर्थशास्त्री है जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए क्या दिया गया? उस समय नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार। लेकिन अब आपको क्या लेटेस्ट 2020 के याद रखना है, जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं, क्वेश्चन बनेगा इससे डेफिनेटली। ठीक है, 2021 के सभी एग्जामों के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कारों को याद करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डब्बा वाला स्थापित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। देखिए डब्बा वाला मुंबई में एक टिफिन सप्लाई करने वाला वर्ग है। ठीक है ना, टिफिन सप्लाई करने वाला वर्ग है जो अपने आप में विशेष स्थान रखता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सही समय पर हजारों कामगारों को टिफिन पहुंचा देता है। ठीक है ना, हजारों कामगारों को टिफिन सही वक्त पर पहुंचा देता है और कभी ऐसी गलती देखने को नहीं मिलती है इनमें। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है डब्बा वाला। ठीक है, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में इसकी आवश्यकता होती है, एक सिस्टमैटिक तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इन ऑप्शनों में तो वैसे सीधी सही है हमारा, ठीक है ना, लेकिन जब सीधी से क्या हो गया, अब सिंगरौली अलग हो गया है। ठीक है ना, सीधी से क्या हो गया, सिंगरौली अलग हो गया है। तो अब वर्तमान में अगर क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है ना, वर्तमान में स्वरूप अगर इसका माना जाएगा कि ऊर्जा राजधानी का कौन सा शहर है,
तो वो आता है हमारा कौन सा, सिंगरौली, ठीक है ना, सिंगरौली आता है, ठीक है ना। तो हमारा सिंगरौली अब यहाँ पे सीधी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 3,08,252, 3,08,252 क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। जो कुल देश का कितना प्रतिशत है, 9.38% है, ठीक है, 9.38% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्धन उत्तरदायी है। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्धन उत्तरदायी है, तो याद रखोगे गली अपर्धन। कौन सा, गली अपर्धन जो है, गली इरोजन जो है ना, याद रखोगे गली इरोजन चंबल घाटी के लिए मुख्य उत्तरदायी है, ठीक है ना, अपर्धन। देखिए राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जैसे भिंड हो गया, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में कैसा जलोढ़ मिट्टी का विस्तृत है। इस क्षेत्र में चंबल नदी ने गहरी गहरी नालियां बना दी गई हैं, ठीक है ना, गहरी गहरी कैसी नालियां बना दी गई हैं। अब इन नालियों को ही हम कहते हैं गली, क्या कहते हैं, गली कहते हैं, ठीक है ना। निर्माण कर दिया है जिससे उत्खात भूमि के रूप में यहाँ का क्षेत्र प्रतीत होता है। उत्खात भूमि मतलब बिहड़ों के रूप में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ का जो अपर्धन है चंबल का, वो गली या नालीय प्रकार का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य याद रखोगे कौन सा है, मध्य प्रदेश है। कौन सा, मध्य प्रदेश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बाघराज के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है क्योंकि परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए 2009 में तो बाघराज मध्य प्रदेश ही था। कौन सा था, मध्य प्रदेश था। उस समय मध्य प्रदेश में याद रखोगे सर्वाधिक संख्या थी 300, उस समय थी 300 के आसपास 2009 में, ठीक है ना। लेकिन अब और बीच में 2014 से लेके 18 के बीच तक, 2014 से लेके 18 के बीच में जो बाघराज का दर्जा दे दिया गया था वो था किसके पास, कर्नाटक के पास। यहाँ पर क्या हो गई थी, संख्या बाघों की ज्यादा हो गई थी। अब इससे एक और क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि जो नई गणना थी, नई गणना कौन सी, पशु गणना जिसे हम कहते हैं 2019 की, उसमें बाघों की संख्या में फिर से एमपी आ चुका है। एमपी आ चुका है। एमपी में बाघों की संख्या कितनी है, 526 टोटल। और कर्नाटक में कितनी है, ठीक है, याद रखोगे कर्नाटक में कितनी है, 524। इस कारण से दोबारा बाघ का दर्जा एमपी को दे दिया गया है, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। तो भारत के किस राज्य में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखा जाए तो देश का कुल 13% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश अकेले में पाया जाता है। देश का कुल वन क्षेत्र देखा जाए तो मध्य प्रदेश अकेले में पाया जाता है। और प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है, लगभग 31% के आसपास, ठीक है ना, 30.5 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर, नर्मदा नदी पर चल रही है। किस पर, नर्मदा नदी पर चल रही है। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं हमारे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहां पर स्थित है। तो कहां पर, सीहोर में स्थित है। मध्य प्रदेश में एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय सीहोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है। तो कौन सा खेल किया गया है, मल्लखम्ब को राज्य खेल का दर्जा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो याद रखोगे, देखिए 2009 के आंकड़ों के हिसाब से 2009 तक 50 जिले थे। यहाँ पर कितने थे, 50 जिले थे। 2008 के बाद बहुत सारे जिले बने तो 50 हो गई टोटल संख्या। लेकिन 2013 में, ठीक है, 2013 में अलग जिला बना आगर मालवा। और 2018 में जिला बना हमारा कौन सा, निवाड़ी, ठीक है ना, निवाड़ी बना। और यहाँ पर आगर मालवा बना। तो इस कारण से वर्तमान में अगर जिलों की संख्या पूछ ली जाए तो 52 है। वर्तमान में जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है बिरला कारपोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? बिरला कारपोरेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक स्थित है। अमरकंटक कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी की चोटी है जहां से नर्मदा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यह वर्तमान में कहां पर? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। कहां पर? अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना, पूछा जाता है। और यही अमरकंटक के लिए क्वेश्चन आता है, अमरकंटक को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का घर कहा जाता है। किसका? आदिवासियों का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात स्थित है। कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में है। कहां पर? रीवा जिले में चचाई जलप्रपात है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और अगर नदी पूछ ली जाए तो नदी याद रखोगे, मध्य प्रदेश की बीहड़ नदी पर। कौन सी? बीहड़ नदी पर स्थित है। ठीक है ना, ये चचाई जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, याद रखोगे। 2009 की परीक्षा के पहले कृषि विश्वविद्यालय केवल एक ही था मध्य प्रदेश में, जो जबलपुर में था। ठीक है, कहां पर? जबलपुर में, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है ना, जो 1964 में इसकी क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी 1964 में। अब एक दूसरा सेकंड नंबर का कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जो ग्वालियर में है। ठीक है ना, जो ग्वालियर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 ही कृषि विश्वविद्यालय यहाँ कृषि से संबंधित रिसर्च वगैरह की जाती है या डिग्रियां कराई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा गाड़ी कारखाना कहां पर स्थित है? रक्षा गाड़ी कारखाना कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। कहां पर? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, यह एक सार्वजनिक उपक्रम है जो जबलपुर में स्थित है, रक्षा गाड़ी से संबंधित। ठीक है ना, रक्षा गाड़ी से तात्पर्य क्या रहेगा? इसको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री कहां पर है? ठीक है, इंग्लिश में आएगी। ठीक है, हिंदी में नाम लिखा होगा लेकिन इंग्लिश फॉर्मेट में आएगी। डिफेंस व्हीकल फैक्ट्री कहां पर है? तो जबलपुर में स्थित है। मोस्टली डिफेंस फैक्ट्री वहीं पर स्थित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का खुला विश्वविद्यालय स्थित है। कौन सा मध्य प्रदेश का खुला विश्वविद्यालय स्थित है? तो कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। खुला विश्वविद्यालय से मतलब होगा ओपन यूनिवर्सिटी, जो क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटी है? राजा भोज, नाम भी याद रखोगे, राजा भोज। कई बार पूछी गई है, मध्य प्रदेश की एकमात्र यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी है राजा भोज के नाम से, जिसे यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। किसको? मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है राजा भोज यूनिवर्सिटी को, जो भोपाल में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती संबंधित है। रानी दुर्गावती किससे? जबलपुर से संबंधित है। ठीक है, किससे? जबलपुर से संबंधित है, गोंडवाना क्षेत्र से। ठीक है, अकबर ने आसफ खान को भेजा था। ये मैं पहले सेट पेपर में भी कंप्लीट कर चुका हूँ, पूरी अकबर आसफ खान की और इनकी आत्महत्या की स्टोरी आपको सुना चुका हूं मैं। ठीक है ना, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो बस याद रखोगे रानी दुर्गावती कहाँ? जबलपुर से संबंधित है। यदि आपने इसके पहले 2010 का सेट पेपर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसमें मैं सारा मैटर आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो याद रखोगे नगरीय जनसंख्या 1.60 करोड़ है। ठीक है, कितनी? 1.60 करोड़ है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या के हिसाब से। अब ये जो आंकड़े हैं याद रखोगे 2001 के आंकड़े हैं, 2001 के आंकड़े हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको आ जाए क्वेश्चन, ठीक है ना, 2011 के हिसाब से मैं अगर आपको बता दूं वर्तमान में नगरीय जनसंख्या निकालना है, तो बस आप एक याद रख लो, जिससे 3-4 प्रश्न कवर हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है, कितनी? मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश के 72.37% भाग पर निवास करती है। ठीक है ना, अब 100 में से इसको आप घटा दो, 100 में से इसको घटा दोगे तो 27.13% भाग पर नगरीय जनसंख्या निवास करती है। ठीक है ना, और टोटल जनसंख्या मध्य प्रदेश की कितनी है? 7 लाख है। ठीक है ना, 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार, ठीक है, 809 के लगभग है। ठीक है ना,
तो यहाँ से आप 27% और 72% निकाल सकते हो, जिससे आपको मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या ही पता चल जाएगी और ग्रामीण जनसंख्या ही पता चल जाएगी। लेकिन अब आप क्या नए आंकड़े याद करोगे 2021 के, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो याद रखोगे कितना है, 196 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और 2011 में ये जन घनत्व, देखिए जन घनत्व क्या होता है, हर साल बढ़ता जाता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जन घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2001 में जनघनत्व कितना था, 2001 की जनगणना में 196, वहीं 10 साल में ये बढ़ गया कितना, 236 हो गया मध्य प्रदेश का, 236। अब 2021 में पता नहीं ये कहां पर पहुंचेगा, यानी कि लगभग ये 250 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है, ये अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है भोपाल में स्थित है। कहां पर, भोपाल में इसकी क्षेत्रीय इकाई स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोलॉग भाषा, प्रोलॉग भाषा, ये कंप्यूटर आ चुका है, यहां से आप क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्यूटर के स्टार्ट। प्रोलॉग भाषा, ठीक है ना, याद रखोगे किस वर्ष विकसित हुई थी, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 1973 में। कब हुई थी, 1973 में प्रोलॉग भाषा का विकास हुआ था। इसका विकास कहां पर किया गया था, फ्रांस में किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका विकास कहां पर, फ्रांस में किया गया था। प्रोलॉग जो भाषा है, प्रोलॉग जो भाषा है किससे संबंधित भाषा है, याद रखोगे प्रोग्रामिंग इन लॉजिक से। किससे, प्रोलॉग, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है प्रोलॉग, ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड इन लॉजिक से संबंधित है, ठीक, याद रखोगे। जिसमें इसका जो विकास होता है कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में तार्किक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित सम्मिलित है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से सम्मिलित हैं, तो याद रखोगे कितने, 4 सम्मिलित हैं। डेटाबेस में कितने, 4 सम्मिलित हैं। देखिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर के एक्चुअली 5 घटक या 5 कार होते हैं, ठीक है ना, मुख्य रूप से इनकमिंग डाटा, इनपुट डाटा, प्रोसेसेस, आउटपुट, आउटगोइंग और इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैकबोन संबंधित है, ठीक है, क्या है, बैकबोन संबंधित है तो इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है, इंटरनेट से संबंधित है बैकबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण, आरपा, ठीक है ना, हिंदी में भी नाम आ जाता है इसका आरपा। आरपा निम्नलिखित के विकास के लिए उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है, याद रखोगे इंटरनेट के लिए। आपने नाम सुना होगा आरपा नेट, ठीक है ना, आरपा नेट, इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी आरपा नेट परियोजना यूएसए के रक्षा विभाग से संबंधित उच्चीकृत शोध परियोजना है। इंटरनेट का विकास इसी परियोजना के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब अस्तित्व में आया था, तो वेब कहां पर, किस देश में अस्तित्व में आया था, यूएसए में अस्तित्व में आया था, ठीक है ना, वेब कहां पर, यूएसए के अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लीज्ड कनेक्शन माना जाता है। लीज्ड कनेक्शन माना जाता है कहां पर, याद रखोगे स्तर 2 कनेक्शन में, ठीक है ना, लेवल 2 कनेक्शन में लीज कनेक्शन माना जाता है, ठीक है, जिसका 2 कनेक्शन नाम भी है, लीज टू लीज, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम, लीज टू लीज कनेक्शन, ठीक है, तो 2 स्तर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राउजर प्रयोग किया जाता है। ब्राउजर किसके लिए प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे साक्षर लोगों के लिए। किसके लिए, साक्षर लोगों के लिए, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा हमारा लिटरेट पीपल के लिए, ठीक है। ब्राउजर का प्रयोग संचित डाटा पर सरसरी नजर डालने के लिए किया जाता है। ब्राउजर का प्रयोग साक्षर लोग ही कर सकते हैं, बाकी के ऑप्शंस के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो डाउ जोन्स नहीं है। देखिए याहू है, लाइकोस है, मेटाग्लोबल है, लेकिन डाई जोन्स नहीं है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, ये क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम है डाई
डाइजोन्स, ठीक है ना। बाकी के तीनों क्या है, याहू, लाउकन्स और मेटा ग्लोबल सर्च इंजन है, ठीक है ना। बाकी के क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो देखिए वायरस की कमियों के लिए, किसके लिए, वायरस की कमियों के लिए, किसका, वायरस की कमियों के लिए वैक्सीन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, या वायरस को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, याद रखोगे। तो फ्रेंड्स आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं सारे की सारे। 2009 का सेट पेपर ये था, पूरा ही पूरा सेट पेपर उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। बाकी की सेट पेपर भी देखिए, नालंदा एकेडमी से जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय।